प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान की कक्षा 6 का पहला पाठ भोजन। यह कहाँ से आता है। तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सा स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है। इतना सारा भोजन देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ गया और आपका भी मन जरूर कर रहा होगा इसे खाने का। परंतु आपने कभी सोचा है कि इतना सारा भोजन आता कहाँ से है? तो आइए हम मिलकर पता लगाते हैं कि इतना सारा भोजन आता कहाँ से है। बच्चों, आपने घर पर रसोई में बहुत से भोजन बनते हुए देखा होगा, परंतु क्या कोई ऐसा भी भोजन है जो बिना ही पकाए खाया जा सके? बिल्कुल खाया जा सकता है, क्योंकि यह भोजन पेड़ पौधे अपने ऊपर ही पकाकर हमें देते हैं, जैसे आम, संतरा, अंगूर और बाकी तरह के फल तथा सब्जियां। अब बात करते हैं पकाकर खाने वाले भोजन की। उदाहरण के तौर पर हम बनाते हैं खीर। खीर आप लोगों ने खाई होगी। तो खीर बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हमें चाहिए दूध, चावल और चीनी। हम इन सब को मिला करके खीर को अच्छे से गैस पे पका करके बना सकते हैं। तो बच्चों, किसी भी व्यंजन को बनाने के लिए हमें जिन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है वो चीज़ संघटक या उसकी कच्ची सामग्री कहलाती है। अब हम बात करते हैं कुछ व्यंजनों और उनके संघटक या कच्ची सामग्री की। तो बच्चों, रोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? आटा और जल। इसी तरह दाल बनाने के लिए हमें चाहिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी और मसाले। खीर के संघटक क्या क्या हों? अभी आप लोगों ने देखा था, दूध, चावल और चीनी। इसी तरह चिकन करी के लिए हमें क्या चाहिए? कच्चा चिकन, तेल या घी और मसाले। और इडली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? चावल, उड़द की दाल, जल तथा नमक। बच्चों, आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि अब यह कच्ची सामग्री कहां से आती है? तो आइए हम अब देखते हैं कि कच्ची सामग्री कहां से आती है। अब सोचने की बात तो यह है कि रोटी के लिए हमें आटा और जल चाहिए, लेकिन आटा कहां से आता है? आटे का कोई पहाड़ तो है नहीं दुनिया में। तो बच्चों, कच्ची सामग्री हमें कई प्रकार से मिलती है और जहां से हमें यह कच्ची सामग्री मिलती है उसे हम उस चीज का स्रोत कहते हैं। तो आइए अब हम कच्ची सामग्री के स्रोत के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए आटा और जल। और आटा हमें कहां से मिलता है? आटा हमें मिलता है गेहूं से, और गेहूं हमें मिलती है पौधों से। तो बच्चों, आटे का स्रोत क्या हुआ? पौधे। और उसी प्रकार जल का स्रोत क्या हुआ? प्रकृति, क्योंकि जल हमें प्रकृति से मिलता है। तो बच्चों, इसी तरह दाल का स्रोत क्या हुआ? दाल के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कच्ची दाल, तेल या घी, नमक, मसाले और जल। अब कच्ची दाल का स्रोत क्या है? पौधे। घी और तेल कहां से मिलता है हमें? तेल हमें मिलता है पौधों से और घी हमें जंतुओं से मिलता है। नमक कहां से मिलता है हमें? समुद्र से। मसाले हमें मिलते हैं पौधों से और जल मिलता है प्रकृति से। उसी तरह से खीर के लिए हमें जो घटक चाहिए वो हमें कहां से मिलते हैं? दूध हमें मिलता है जंतुओं से, चावल हमें मिलते हैं पौधों से और चीनी मिलती है हमें पौधों से। और इडली के लिए हम संघटक कहाँ से मिलते हैं?
उनके स्रोत क्या है? चावल हमें मिलता है पौधों से, उड़द की दाल हमें मिलती है पौधों से, नमक मिलता है हमें समुद्र से, और उसी प्रकार जल हमें मिलता है प्रकृति से। तो जैसे हमने जाना, बहुत से जो भोजन है उनके लिए स्रोत है पौधे, परंतु क्या हम सभी पौधों के सभी भाग खा सकते हैं? नहीं बच्चों, क्योंकि कुछ पौधे जहरीले भी होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आओ अब हम जानते हैं कि पौधों के किन भागों को हम खा सकते हैं। पौधे के खाने योग्य भाग। तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पौधे के अलग अलग भाग को दिखाया गया है, जैसे पौधे के पत्ते, उसके फूल, उसके फल, पौधे का तना, जड़ तथा बीज। तो आओ अब हम देखते हैं हमें पौधे के किस भाग से कौन सी खाने की चीज हमें मिलती है। तो बच्चों, जैसे हमें पता है कि रोटी को बनाने के लिए हमें आटा चाहिए, और आटा हमें मिलता है कहाँ से? गेहूं से। और गेहूं पौधे का कौन सा भाग होता है? गेहूं होता है पौधे का फल। तो हमें रोटी के लिए आटा कहाँ से मिला? पौधे के फल गेहूं से। इसी प्रकार दाल भी क्या है? पौधे का फल है। अब देखो, तेल कहाँ से मिलता है हमें? तेल हमें मूंगफली का तेल मिलता है, सरसों का तेल मिलता है, सोयाबीन का तेल मिलता है, लेकिन तीनों ही चीज़ों के जो बीज हैं, बीजों को पीस करके उनका तेल निकाला जाता है। तो पौधे का कौन सा भाग हमने यूज किया? बीज। इसी प्रकार मिर्च क्या है? वह भी एक फल है। धान क्या है? वह भी एक फल है। गन्ना क्या होता है? पौधे का तना होता है, और गन्ने से हम चीनी बनाते हैं। धान क्या होती है? धान पौधे का फल होता है। और दाल क्या होती है? दाल भी पौधे का फल होती है। इस प्रकार हमने जाना कि पौधे के किस भाग से हमें खाने की कौन सी चीज मिलती है। तो बच्चों, आओ अब हम देखते हैं हमारा अगला विषय। वो क्या है? अंकुरित मूंग तथा चना। बच्चों, बहुत बार घर पर ऐसे मूंग तथा चने के दाने देखे होंगे। आओ अब हम इन्हें अंकुरित करना सीखते हैं। अंकुरित करने के लिए इन दानों को अच्छे से पानी में धोना है, और फिर इन्हें किसी गीले कपड़े में लपेटकर या बांधकर रख देना है। जब आप 1 या 2 दिन बाद कपड़े को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इन दानों में से सफेद रंग की एक पूंछ सी निकल आई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अब यह मूंग या चने के दाने अंकुरित हो गए हैं। अब आप इन्हें उबालकर या मसाला लगाकर खा सकते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे भोजन में प्रयुक्त होने वाले शहद की। क्या आपको पता है शहद कहाँ से आता है और कैसे बनता है? नहीं? तो आओ सीखते हैं शहद के बारे में। शहद हमें मिलता है मधुमक्खियों से। बच्चों, आपने बहुत बार इस तरह मधुमक्खियों का छत्ता भी देखा होगा, और मधुमक्खियां इसी छत्ते में शहद को एकत्रित करते हैं। मधुमक्खियां फूलों का रस चूसती हैं, जिसे मकरंद कहते हैं। क्योंकि फूल साल में कभी कभी खिलते हैं, इसलिए मधुमक्खी फूलों का मीठा रस छत्ते में इकट्ठा कर लेती है, ताकि वो उसका प्रयोग पूरा साल कर सकें। और उसके बाद इसी छत्ते को निचोड़ करके शहद को निकाला जाता है और हमारे घरों में खाया जाता है। बच्चों, ये तो हो गई हमारे भोजन की बात, परंतु
जंतुओं को भी तो भोजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। भोजन तो हम सभी को चाहिए। तो अब हम देखते हैं जंतु भोजन के लिए क्या खाते हैं। आपने अपने घर या आस पड़ोस में भैंस या गाय या बकरी देखी होगी। भैंस क्या खाती है बच्चों? घास, खली, भूसा, अनाज और पत्ते। इसी प्रकार बिल्ली का भोजन है दूध, उससे छोटे जंतु और पक्षी। चूहा क्या खाता है? चूहा खाता है अनाज। शेर क्या खाता है? अन्य जंतुओं को। मकड़ी खाती है कीट पतंगों को। छिपकली खाती है मच्छर और मक्खी को। इसी तरह कौवा खाता है अनाज, मीट और मछली। और मनुष्य क्या खाता है बच्चों? मनुष्य यह सब कुछ खाता है, अनाज, फल, सब्जी, मांस, मछली। ठीक है बच्चों, जैसा ये आपने देखा कि अलग अलग जंतु का भोजन अलग अलग है, इसलिए इनके भोजन के आधार पर इन्हें 3 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला वर्ग है शाकाहारी जंतु। जो जंतु सिर्फ पेड़ पौधे या उनसे उत्पन्न की गए फल, फूल, पत्ते आदि खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं, जैसे कि गाय, घोड़ा, बकरी, तितली और मधुमक्खी आदि। दूसरा वर्ग होता है मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु कौन से होते हैं? जो जंतु पेड़ पौधे ना खा करके अन्य जंतुओं को खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे कि शेर, बाघ, चीता, मेंढक, चील आदि। और इसके बाद तीसरा वर्ग कौन सा होता है? तीसरा वर्ग होता है बच्चों सर्वाहारी जंतु। ये जंतु पेड़ पौधे को भी खाते हैं और अन्य जंतुओं को भी खाते हैं। ऐसे जंतुओं को सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे कि कौवा, बिल्ली, कुत्ता, भालू और बच्चों मनुष्य भी एक सर्वाहारी जंतु है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आप अपनी किताब में से इस पाठ को पढ़ें और समझें। हमारी अगली कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो हैं करेंगे। तब तक के लिए आप इस पाठ को पढ़िए। अगर आपको इस पाठ में अभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको उसका हल दोबारा से करवा देंगे। धन्यवाद बच्चों।